नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। जैसा आपको पता है कि हमने पहली यूनिट क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी सेमेस्टर 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सिलेबस है, पहला यूनिट टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ये हमने ख़त्म कर लिया है। 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं दूसरा यूनिट, जिसमें हम प्लेटो को सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लेटो एक फ़िलोसोफ़र जिसने हमें फ़िलोसोफ़र किंग का कॉन्सेप्ट दिया, थियरी ऑफ फॉर्म दी, थियरी ऑफ जस्टिस दिया, किस तरह से 2 क्लास के लिए कम्युनिज़्म की बात की और डेमोक्रेसी को एक आलोचनात्मक रूप से देखा और कैसे उन्होंने वुमन के रोल को डिसाइड किया और गार्जियनशिप की बात की या सेंसरशिप की। इन सब चीज़ों पे हमें चर्चा करेंगे। इस पे भी मेरे ख़्याल से लगभग 3 वीडियो बनेगी, 3 या 4 वीडियो बनेगी और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, 30 से 35 या 40 मिनट की वीडियो रहेगी एक। इसमें मैं आपको सबसे पहले प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी और पॉलिटिक्स क्या थी, उनके थियरीज़ क्या थी, उनका सोचने का तरीका क्या था, वो किस तरह से टेक्स्ट को लिखते थे, उनका मेथड क्या था, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका जीवन, उनके ऊपर पड़ने वाले जो इन्फ्लुएंस थे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक थियरी ऑफ फॉर्म की हम बात करेंगे। देखिए, इस बात को समझिए कि प्लेटो ने जो थियरीज दी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। थियरी ऑफ फॉर्म में वो बताते हैं कि किस तरह से गुड को चेस किया जा सकता है। एक गुड लाइफ को जीने के लिए आपको फॉर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि उसी नॉलेज से आप जो हैं एक जस्ट समाज यानी कि एक न्याय प्रिय समाज की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें एक फिलोसोफर किंग होगा। तो यहाँ और कम्युनिज्म की बात की तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, प्लेटो की फिलोसफी और पॉलिटिक्स के बारे में और थ्योरी ऑफ फॉर्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें बात करनी है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा देखने में। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है जी। तो प्लेटो प्लेटो का अगर आपको मैं ये बोलूं कि प्लेटो का असली नाम प्लेटो नहीं था, बल्कि प्लेटो तो उनके कंधे जो थे वो बहुत ज़्यादा चौड़े थे या बहुत बड़े थे। तो उनको जो है ये प्लेटो का जो अर्थ है वो एक किसी बड़े प्रभाव से है, किसी बड़े चीज़ से होता है। हालांकि ज्ञान में भी ये बहुत बड़े थे, तो इनका नाम जो है वो उनके चौड़े कंधों से निकला है, प्लेटो। प्लेटो का समय क्या था, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फिलोसोफर होता है तो उसके जीवन का, उसके जिए गए जीवन का, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है उन सब का इम्पैक्ट उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थिंकिंग पे पड़ता है। तो आप देखिएगा किस तरह से इनके जीवन का प्रभाव इनकी थिंकिंग में पड़ा। प्लेटो का जो जन्म है वो 428 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं यहाँ से 450 साल पहले, 2450 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। ये एथेंस में थे और कुलीन परिवार का मतलब है एक समृद्धशाली परिवार में थे। इनको राइट्स था, वोटिंग राइट्स था। एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्लेटो की माता परिकिटियानी और उनके पिता का नाम अरिस्टोन था। प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लीज था। ये कुछ नाम है, हालांकि कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि उनकी माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, लेकिन एक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेटो का जो असली नाम है वो अरिस्टोक्लीज था। अब एरिस्टोक्लीज, इसके अलावा इनके जो छात्र थे, इनके जो शिष्य थे, उनका नाम एरिस्टोटल। तो आप देखिए एरिस्टोक्लीज और एरिस्टोटल दोनों एक दूसरे से नाम मिलते जुलते थे, है ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो है इनको अलग भी किया गया और प्लेटो को नाम प्लेटो का दिया गया, ना कि उनके असली नाम से हम उसे जानते हैं एरिस्टोक्लीज के नाम से। इसके अलावा उर्दू में जो प्लेटो है उनको अफलातून कहते हैं। उर्दू में अफलातून कहा जाता है प्लेटो को। असल में हो क्या रहा था, प्लेटो जिस समय ये सब लिख रहे थे या जिस समय वो विद्वान बन रहे थे, दार्शनिक बन रहे थे, एथेंस में जो है लड़ाई चल रही थी स्पार्टा के साथ। एथेंस की लड़ाई उसके पड़ोसी राज्य या पड़ोसी नगर राज्य स्पार्टा से उसकी लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। स्पार्टा में मैं कहूँ तो स्पार्टा में अगर आपको समझना है तो स्पार्टा के अंदर मिलिट्री रूल था। आप कह सकते हैं कि मिलिट्री रूल था या अमीर लोगों का शासन था, ठीक है। एथेंस जहाँ के प्लेटो थे, एथेंस में लोकतंत्र था।
यानी डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगभग 800-900 लोगों का डेमोक्रेसी था। उस 800-900 लोग मतलब 5000 लोग राज्य में होंगे, उसमें से कुछ लोग तो दास होंगे, कुछ लोग जो है महिलाएं हैं, तो महिलाओं को, दास को, इनको तो अब वोटिंग राइट्स था नहीं, तो 800-900 लोग हुआ करते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स होगा, और तो उनसे ही ये डेमोक्रेसी बन रही थी। तो उस तरह की डेमोक्रेसी थी, आज की जैसे डेमोक्रेसी नहीं थी। हुआ क्या था कि इस युद्ध में स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, यानी कि एक मिलिट्री रूल जिस राज्य में था, जिस नगर राज्य में था, उस राज्य ने एक डेमोक्रेसी को हरा दिया था युद्ध में। एथेंस से इस युद्ध में स्पार्टा एथेंस से जीत जाता है। इस समय में स्पार्टा में सैनिक शासन था और एथेंस में लोकतंत्र का राज था। प्लेटो एथेंस की हारने की वजह जानना चाहते थे। प्लेटो ये जानना चाहते थे कि आखिर एक डेमोक्रेसी कैसे हार गई। डेमोक्रेसी जिसको माना जाता है कि सबसे अच्छा शासन का तरीका है, वो एक सैनिक शासन से कैसे हार गई। तो इन सब चीज़ों उनको विचलित करती है। प्लेटो इनके कारण जानना चाहता है और वो यहीं से जो है शुरुआत हो जाती है एक तरह से कि वो लोकतंत्र से नफरत करने लग जाता है। उसका एक और कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है प्लेटो लोकतंत्र से नफरत करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। इसके बाद जब वो हारने की वजह जानते हैं तो वो एथेंस को सबसे अच्छा, सबसे आदर्श, सबसे शक्तिशाली, सबसे न्यायप्रिय राज्य बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। और यहीं से उनकी जो है थ्योरीज की शुरुआत होती है और वो किस तरह से जो है अपने थियरी को डेवलप करते हैं। यहाँ आपको एक चीज जाननी चाहिए कि प्लेटो के जो शिक्षक थे वो सुकरात थे, सोक्रेट्स जिसे हम कहते हैं, और उसका जो शिष्य था वो अरस्तु था। यानी कि पहले सुकरात का छात्र प्लेटो और प्लेटो का छात्र अरस्तु। तो ये जो त्रिमूर्ति है ना, आप देख रहे हैं, ट्रायोलॉजी जो है, इसका पॉलिटिकल साइंस पे बहुत इम्पैक्ट है। हालांकि सुकरात ने कोई ऐसी किताब लिखी नहीं है। सुकरात के द्वारा जो भी लिखी हुई थियरी है, जो भी बताई हुई थियरी है, वो सब प्लेटो ने लिखी है। प्लेटो के द्वारा ही हम जानते हैं, क्योंकि सुकरात ने कोई रिटर्न में कुछ लिख कर नहीं गए थे। वो डायलॉग करते थे, अपने छात्रों से को बताते थे और उनके छात्रों ने उनकी किताबें लिखी। आगे, प्लेटो के समय में एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, और यहाँ पे खुला समाज था और एक व्यक्तिवाद हावी था। यहाँ पे व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा हावी था। व्यक्तियों के पास काफ़ी शक्तियाँ थी, लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद थे एक तरह से, जिनके पास वोटिंग राइट्स थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक खुला समाज था। अब क्योंकि खुला समाज था, क्योंकि जो है लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे, लोग एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, व्यक्तिवाद था, तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों के इंटरेस्ट जग जाते हैं, लोगों में बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, बहुत सारा विचार बटा हुआ होता है। तो ऐसे में एक जो समाज होता है वो फ्रेगमेंटेड होता है, बटा हुआ होता है, उसमें विखंडन होता है। तो प्लेटो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो बिल्कुल जुड़ा हो एक दूसरे से, उसमें ओपिनियन बटा हुआ ना हो, ओपिनियन बल्कि एक हो, एक दूसरे की हेल्प हो, एक दूसरे को मिलकर जो है काम किया जाए और एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाए। ऐसा प्लेटो चाहते थे। अब प्लेटो के जीवन पर और उसके विचार पर क्या प्रभाव पड़े, देखिए मैंने लिख रखा, प्लेटो के जीवन पर और विचार पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये, उनके जीवन पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो खुद उनके शिक्षक का था। उनके शिक्षक ने, वो जो यानी कि सुकरात ने जो उनको बातें कही या जो उनको शिक्षा दी, उससे वो बहुत प्रभावित थे। लेकिन एथेंस में डेमोक्रेसी थी। एथेंस की डेमोक्रेसी ने सुकरात को, यानी कि प्लेटो के शिक्षकों को, जहर पीने का ऑर्डर दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी में जो शासक थे उनका मानना था कि जो सुकरात है वो लोगों को बिगाड़ रहा है, अपने शिष्यों को बिगाड़ रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। वो कहता है कि धर्म के ऊपर मत चलो, वो कहता है कि कॉस्मोलॉजी जो है, ये जो तुम्हें मान्यताएं दी गई है, ये जो तुम्हें भगवान का डर दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब गलत है। और इसलिए जो है सुकरात को सजा मिलेगी। और सजा क्या मिलेगी? जहर मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई पूछा गया, डेमोक्रेसी ने, मतलब कि शासन ने पूछा कि सुकरात को कुछ चाहिए क्या, वो माफ़ी मांगना चाहता है। तो सुकरात ने कहा कि हाँ, जो जो चीज़ मैंने बताई है, जो जो चीज़ मैंने खुलासे किए हैं, उसके लिए तो आपको मुझे इनाम देना चाहिए। तो वहाँ का शासन बड़ा परेशान और बड़ा चौंक गया कि भाई कैसा आदमी है, इसको हम सजा की बात कर रहे हैं और ये हमें कह रहा है कि इनाम दो मुझे ये सब करने के, तो इसको जहर पीने की सजा दो। तो उसको जहर पीने की सजा दी और सुकरात ने खुशी खुशी वो जहर पी लिया। प्लेटो को ये लगा कि ये कैसे मूर्ख लोग हैं, ये कैसे मूर्ख शासन है, ये कैसी लोकतांत्रिक प्रणाली है, मूर्ख, जो इतने बड़े शिक्षक को, इतने न्यायवादी लोग को, इतने न्यायप्रिय एक व्यक्ति को जहर पीने का सजा दे दिया। तो डेमोक्रेसी बहुत खराब होती है प्लेटो के नज़र में। यहाँ से ये सजा जो है माना जाने लगा। प्लेटो के शिक्षक, जिसे वे सबसे न्यायवादी मानता था,
सुकरात को एथेंस में, यानी कि सुकरात जो उसका शिक्षक था, उसको एथेंस में जहर पीने की सजा दी गई। एथेंस का स्पार्टा से हार जाना, समाज में बटा हुआ होना और उसके अलग अलग विचारों का होना, सभी की राजनीति में शामिल होना, यानी कि सब लोग राजनीति में लगे हुए थे, सब लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, अपने हित के अनुसार काम करना, और अब इन सभी घटनाओं ने प्लेटो के विचार को बहुत प्रभावित किया, उसके चिंतन को बहुत प्रभावित किया। इसलिए हम पाते हैं कि प्लेटो ने जो भी सिद्धांत दिए वो ऐसे हैं जो एथेंस को बदल दें, ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें वो कहते हैं कि एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाएंगे हम। एथेंस का जो समाज होगा वो जुड़ा हुआ समाज होगा, वो एक दूसरे की हेल्प करने वाला समाज होगा, वो एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाने वाला समाज होगा, और लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होगा। एक फिलोसोफर किंग होगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास बहुत ज्ञान होगा, जिसके पास दर्शन ही दर्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो हम पे राज करेगा, और ऐसे ही आदमी को राज करना चाहिए ताकि किसी न्यायवादी लोगों को वो जहर देने ना, क्योंकि वो खुद ही न्याय प्रिय होगा और ज्ञानी होगा, तो किसी ज्ञानी आदमी को वो नहीं मारेगा। तो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और उससे नकारते हैं, उससे नफरत करते हैं। ये मैं आपको प्लेटो की आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग किस तरह से बाहर निकल कर आती है, क्यों ऐसा सोचते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेक्चर्स में ये बताया जाता है, आपको ये सब लिखना भी चाहिए। पेशेंस रख के आप पूरी वीडियोस देखें। मैं वादा करता हूं कि आप इन वीडियो से बहुत आपको फ़ायदा होगा, और मैंने ये भी कहा है कि आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ हेल्प वीडियो है, हालांकि इसमें पूरे नोट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मिलते हैं और आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जो भी बैक ईयर्स में आए हैं। मैं आखिरी वीडियो में उन क्वेश्चन की भी चर्चा करूँगा। प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो चाहता था कि लोग अच्छे से पढ़ें, लोग खराब चीज़ ना पढ़ लें, क्योंकि उस समय क्या होता है, कुछ सफोस्टिएट होते थे, वो ऐसे लोग होते थे जो पैसे लेके पढ़ाते थे। अब वो पैसे लेके पढ़ाते थे तो जाहिर सी बात है वो ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे जो वो लोग सुनना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ अच्छी उनके भलाई भलाई की बात कहते हैं, कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स करो, तुम्हें पैसे के पीछे भागना चाहिए, ये सब पढ़ा रहे थे वो लोग। प्लेटो चाहता था कि नहीं, जो सुकरात ने जो एक काम शुरू किया था, जो सुकरात ने जो काम शुरू किया था, जो सोक्रेट्स ने जो काम शुरू किए थे, उस तरह से, क्योंकि सुकरात जो थे वो फ्री में पढ़ाते थे, तो उसी तरह से पढ़ाने के लिए प्लेटो ने एक अच्छा एथेंस बनाने के लिए, एक फिलोसोफर किंग तैयार करने के लिए, लोगों में ज्ञान का सृजन करने के लिए उन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम एकेडमी था। तो आज आप देखिए जितनी भी शिक्षक संस्थान होते हैं सब अपने आप में क्या कहते हैं, एकेडमी खोली है ना। कहते हैं कि मान लीजिए वर्टेक्स एकेडमी है, या मान लीजिए कि कोई ऐसी एकेडमी आप खोल लेते हैं, साइंस एकेडमी खोल लेते हैं, आप कोई भी क्लासेस खोल लेते हैं, जैसे अन एकेडमी है। तो जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्थान है उसको एकेडमी ही कहा जाता है एक तरह से। ये शुरुआत प्लेटो ने की थी, एकेडमी नाम दिया था उसने अपने संस्थान का, और ये संस्थान यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी कहलाता है। प्लेटो ने कुल मिला के 36 से ज़्यादा बुकों की रचना की। अच्छा, इसमें से ये भी है कि 34 से ज़्यादा जो उनकी पुस्तकें हैं वो संवाद के रूप में आपको नज़र आती हैं। ज़्यादातर जो है उनके संवाद, यानी कि डायलॉग्स के फॉर्म में, उसमें कैरेक्टर्स हैं, वो उसके द्वारा उनके से बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे विचार कर रहे हैं, और बाद में एक पता लगाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें खराब है, डायलॉग के द्वारा। तो डायलॉग्स में लिखी गई हैं। इनका जो है इन्होंने अपनी किताबों में राजशास्त्र या राजनीति शास्त्र की विवेचना की है। अगर इनकी आप टॉप मोस्ट 3 किताबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, अगर आप इनके टॉप मोस्ट 3 किताबों को खोजने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो इनकी सबसे ज़्यादा 3 फेमस किताबें वो रिपब्लिक है, वो स्टेटमैन है, और लॉज है। रिपब्लिक उन्होंने आप कह सकते हैं कि ज़मानी के दौर में लिखी। स्टेटमेंट्स उन्होंने तब लिखी जब वो बदल रहे थे, जब वो परिवर्तित हो रहे थे, जब वो बाकी चीज़ों को जान रहे थे। लॉज उन्होंने लिखी जब वो पूरी तरह मैच्योर हो सके थे। तो इसीलिए आपको अंतर लगेगा, रिपब्लिक और लॉज में भी अंतर लगेगा। रिपब्लिक में वो बहुत ज़्यादा बदलाव की बात करते हैं, लोकतंत्र को बिल्कुल नकारते हैं, लेकिन लॉज में वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनकी 3 कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज। प्लेटो के सभी ग्रंथ जो हैं वो प्रश्नोत्तर संवाद या द्वंदात्मक प्रकृति से लिखे गए हैं। इस पद्धति से लिखे गए हैं। प्रश्नोत्तर संवाद यानी कि मान लीजिए 4 पात्र हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो एक सवाल उठता है कि क्या है न्याय, तो बाकी 3 कहते हैं कि ये है न्याय। फिर इन सब लोगों में आर्गुमेंट होता है, फिर वो एक विचार पे पहुंचता है कि अच्छा ये सब न्याय नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सुकरात ने कहा कि ये न्याय नहीं है, ये है न्याय, तो फिर वो उस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अच्छा ये है न्याय। तो प्रश्नोत्तर संवाद में है, डायलॉग फॉर्म है, डायलेक्टिक्स मेथड है। मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि प्लेटो किन चीज का इस्तेमाल करते थे अपनी किताबों को लिखने में, अपने सिद्धांतों को बनाने में। प्लेटो जो है वो घटनाओं के आधार पर सिद्धांत का निर्माण नहीं करते थे, यानी कि
कुछ घटनाएं घटी, उस आधार पे ये नहीं कहते कि अच्छा ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होता होगा, वो इस चीज़ पे नहीं जाते थे, बल्कि वो किसी विचार को एक विशेष विश्लेषण और परीक्षण करते थे। कोई भी विचार आया तो उसका विशेष विश्लेषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसका परीक्षण किया जाएगा, और तब जाके जो है उस विचार को एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, उस विचार को जो है परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ेगा, तब जाके पता लगाया जाएगा कि अच्छा ये है सत्य। चार विचार आए हैं तो किसी को झुठलाया नहीं जाएगा, किसी को नकारा नहीं जाएगा, नहीं, चारों को परीक्षित किया जाएगा कि कौन सा विचार सबसे बढ़िया है। डायलॉग के फॉर्म में उसको सोच समझ के उस पर विचार विमर्श करके तब जाके कहीं जो है एक सत्य की स्थापना होगी, सत्य का प्रतिस्थापन होगा, और सृजना मतलब किसी तरह से जो है फिर वो थियरी क्रिएट करेंगे। इसे कहता है डिडक्टिव मेथड। आपको मैं बताऊंगा कि उनके मेथड कौन कौन से थे। इसीलिए जो है प्लेटो को एक कल्पनावादी दार्शनिक भी कहा जाता है। कल्पनावादी दार्शनिक का मतलब क्या है? कल्पनाओं में खोया रहने वाला। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना, ऐसा है समाज में, ऐसा है समाज में, ये गलत है, वो सही है, ये सब बात कम करेंगे। वो क्या करेंगे बात? प्लेटो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो एथेंस को ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 वर्ग हो, एथेंस को ऐसा होना चाहिए जिसमें फिलोसोफर किंग हो, यानी क्या होना चाहिए इस पे बात करते हैं। ख्यालों में खोया रहने वाला व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहने वाले एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक बार्कर हैं, अर्नेस्ट बार्कर विचारक हैं, और प्लेटो को काफ़ी गहनता से इन्होंने उनका इंटरप्रिटेशन किया है। उनकी रिपब्लिक को इन्होंने, बार्कर ने जो है 5 भागों में बांटा है। यानी कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, बुक रिपब्लिक, उनको उन्होंने 5 भागों में बांटा। वो कहते हैं कि रिपब्लिक के अंदर 5 तरह की बातें की गई हैं, 5 तरह का सिद्धांत बनाया गया है। वो कहते हैं इसका एक आध्यात्मिक भाग है, एक आध्यात्मिक भाग है। कहते हैं एक इसका नैतिक भाग है जिसमें मॉरलिटी की बात की गई है, इसके अंदर शिक्षा की बात की गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना एकेडमी, तो एकेडमी के अंदर किस तरह से शिक्षा चलेगी वो उन्होंने बताया है। रिपब्लिक के अंदर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की है। शिक्षा एक शिक्षा भाग है। फिर एक इसमें संपत्ति और परिवार भाग है जो कम्युनिज्म से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में है। और एक आदर्श राज्य का पतन कैसे हो, मतलब कि कहते हैं कि अगर ठीक तरह से राज्य नहीं चला, अगर दार्शनिक राजा नहीं हुआ, अगर समाज अच्छे से मिला हुआ ना हो, एक विधि ना हो, तो एक आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। यानी कि वो उसमें व्याख्या करते हैं कि किस तरह से एक अच्छा राज्य, एक अच्छा नगर राज्य बिखर सकता है, टूट सकता है, हार सकता है। उन्होंने बताया है कि आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर वो विशेषताएं ना हो तो आदर्श राज्य पतन की ओर चला। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो है कई बारी चर्चा की गई है। अच्छा, आप यहाँ देखिए तो मैंने यहाँ लिख रखा है, 2 कोटेशन भी लिखे हुए मैंने। जो पहला कोटेशन है वो बार्कर के तरफ से लिखा गया है। बार्कर क्या कहते हैं? बार्कर कहते हैं रिपब्लिक के बारे में, कहते हैं कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो के वास्तविक जीवन पर आधारित है। मतलब वो कहते हैं कि वास्तविक जीवन पर आधारित है का मतलब ये है यहाँ पे कि वो प्लेटो की तरफ से बोलते हैं कि प्लेटो ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, या वो ऐसा जीवन स्थापित करना चाहते थे, या ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे। रिपब्लिक को वास्तविक जीवन पर आधारित बताया है। एक है इमर्सन। इमर्सन प्लेटो को दर्शन बताते हैं। कहते हैं कि अगर कुछ फिलॉसफी है तो वो प्लेटो है, प्लेटो ही फिलॉसफी है, फिलॉसफी ही प्लेटो है। जैसा आप कहते हैं ना, आप लक्ष्मी नगर से निकलिए तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। उसी तरह से कहा है कि प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो। यानी कि फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी प्लेटो है, प्लेटो ही फिलॉसफी। यानी कि फिलॉसफी की शुरुआत प्लेटो। इसीलिए तो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो फादर हैं वो प्लेटो हैं। पॉलिटिकल साइंस के फादर जरूर जो है एरिस्टोटल हैं, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर प्लेटो हैं। क्यों? क्योंकि इमर्सन ने कहा है। तो ये कोटेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको लिखना चाहिए इन सब चीज़ों को। और एमसीक्यूज वगैरह जो बनते हैं नेट जीआरएफ वगैरह में, वो इसी तरह से आते हैं। प्लेटो के ऊपर किस किस का प्रभाव था? यानी कि प्लेटो की थिंकिंग पे, प्लेटो के जीवन पे, प्लेटो के समझ पे, प्लेटो की थियोरीज पे किन किन लोगों का, किन किन थियोरीज का प्रभाव था, ये आपको भी जानना चाहिए।
सबसे पहले हेराक्लिटस। अच्छा, इनके बारे में अगर आप देखें तो इनका जो विचार था वो ये कहते हैं कि जो, मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी विशेषता ये है कि इसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी कि परिवर्तनशील है। वो कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब बदलती रहती है, कोई भी चीज़ आज के जैसा नहीं रहता। जो चीज़ आज ऐसी है जरूरी नहीं कि 5 साल बाद वैसी ही हो, हर चीज़ बदलती है। नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, पर्वत के आकार बदलते हैं, पेड़ का आकार बदलता है, इंसान बदलता है, इंसान का स्वरूप बदलता है, इंसान की आत्मा बदलती है। वो कहते हैं ऐसा, यानी कि वो परिवर्तन के ऊपर जोर देते हैं हेराक्लिटस। इन्हीं से प्रभावित होके प्लेटो का भी सिद्धांत आया। प्लेटो का सिद्धांत, इन्हीं के विचार से प्लेटो के सिद्धांत की जो अवधारणा है वो ये कहते हैं कि महसूस किए जाने वाली दुनिया में बदलाव होता रहता है। महसूस की जाने वाली दुनिया का मतलब क्या? अभी मैं आपको थियरी ऑफ फॉर्म बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे प्लेटो कहते हैं कि भाई दो तरह की दुनिया है। एक है दुनिया जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, जो आपको दिख रही है सामने। एक दुनिया है जो आइडियल है, जो एसेंस में है, जो हमारे समझ से थोड़ा दूर है, उसको सिर्फ ज्ञानी आदमी ही जान सकता है, वो फॉर्म में बसी हुई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे एक पेन है, तो एक तो ये असली दुनिया का पेन है जो आपको देख सकते हैं। एक है आपके विचार के अंदर, आपके कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई ये पेन है, यानी कि आपको कैसे पता चला कि ये पेन है। आपके मन में कोई विचार है कि भाई पेन का मतलब होता है एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर इंक हो, निप हो, जिससे हम लिख सकें। तो वो आपके मन के अंदर जो कॉन्सेप्ट बना है वो फॉर्म है, वो रियल पेन है। वो ये कहते हैं कि वो एक असली दुनिया है, वो है असली असली पेन। ये क्या है? ये तो उसकी फोटो कॉपी है, उसका जो है परछाई है, जो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये असली दुनिया का जो पेन है ये तो बदल जाएगा, है ना। आज ऐसा है, कल हो सकता है ये टूट जाए या खराब हो जाए या इसकी इंक खत्म हो जाए, ये बदल सकता है। लेकिन जो रियल दुनिया का पेन है, यानी कि जो आपके समझ के अंदर जो दुनिया है, जो आप जिसको आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, अपने दिमाग के अंदर अवधारणा बनाई हुई है, उसके अंदर जो पेन है वो कभी नहीं बदलेगा। तो यानी कि हेराक्लिटस के विचार से कि परिवर्तन होता रहता है, तो उन्होंने एक थियरी, प्लेटो ने ये थियरी दी कि महसूस की जाने वाली दुनिया में बदलाव होता है। ये उन्होंने अपनी थियरी में अपनाया। पैरामेंडिस की विचार से उन्होंने क्या लिया? पैरामेंडिस ने आइडिया ऑफ परमानेंस दिया था, आइडिया ऑफ परमानेंस दिया था। यानी कि यहाँ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी रहती हैं, परमानेंट रहती हैं। बदलाव तो होता ही है लेकिन निरंतरता भी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता भी है। पैरामेंडिस ने कहा परमानेंट, आइडिया ऑफ परमानेंस, परमानेंस में तो परमानेंसी या परमानेंट चीज जो शब्द आया वो उन्हीं से आया। तो उन्होंने कहा कि निरंतरता रहे, निरंतरता मतलब जो हमेशा एक जैसा हो, निरंतर हो। तो इसी निरंतरता से प्लेटो ने, इस सिद्धांत से प्रभावित होकर प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म में जो है इसका इस्तेमाल किया। जो मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि जो हमारा आइडियलिज्म में है, जो एसेंस में, जो फॉर्म में जो दुनिया है हमारी, जो आइडिया के अंदर जो दुनिया है हमारी, उसमें हर चीज निरंतर रहती है, परमानेंट रहती है, वो नहीं बदलती। वो है रियल ट्रुथ और वो कभी नहीं बदलता। जैसे आपके मन के अंदर जो पेन की छवि बनी हुई है, जो आपके मन के अंदर जो कॉन्सेप्ट, दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो पेन का वैसे ही रहेगा। लेकिन रियल दुनिया का जो पेन है, जो आपको दिख रहा है, ये तो कभी भी बदल सकता है, ये टूट सकता है, खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रुथ है वो कभी नहीं बदलेगा। तो वहां से इन्होंने परमानेंस, आइडिया ऑफ परमानेंस को अपनाया उस जगह में। पाइथागोरस, पाइथागोरस जो थे उनका विचार इनके ऊपर बहुत हावी है। पाइथागोरस, आपको पता है कि पाइथागोरस जो है वो बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी जिसका इस्तेमाल हम आज तक करते रहते हैं, है ना। तो उनसे प्रभावित होकर प्लेटो ने आइडिया ऑफ यूनिवर्स जो अपनाया है वो देखा जा सकता है। आइडिया ऑफ यूनिवर्स में जो उन्होंने कहा है कि जिसकी वो व्याख्या करते हैं इसमें, हालांकि क्या है ये ज़्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आइडिया ऑफ यूनिवर्स में जो है इसका, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्लेटो ने यूनिवर्स की जो कल्पना की वो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में की हुई है ना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में की हुई है। और इसके अलावा आप देखिए कि प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए या फिलोसोफर के लिए या किंग के लिए या जो राज करेगा उनके लिए, उनकी स्टडी में, उनकी शिक्षा में ये जरूर कहा है कि उनको ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं है तो वो किस तरह से बजट बनाएंगे या किस तरह से शासन चलाएंगे। वो कहते हैं कि ज्योमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है शासक वर्ग के लिए। तो पाइथागोरस से प्रभावित होकर उन्होंने ज्योमेट्री को जो है बिल्कुल ज़रूरी माना
शासक वर्ग के लिए, फिलोसोफर किंग के लिए। इसके अलावा जो प्लेटो का जो आत्मा का सिद्धांत है, जो सोल है, वो जो कहते हैं कि एक सोल होता है आदमी का जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, तो वो पाइथागोरस के विचार से ही प्रभावित है वो भी। इसके अलावा ऑफ कोर्स सुकरात, ये तो इनके एक तरह से आप कह सकते हो कि एकेडमिकल फादर थे, या आप कह सकते हैं कि शिक्षक तो थे ही, क्या कह सकते हैं। तो सोक्रेट्स की जो थियरीज थी या सोक्रेट की जो बातें थी, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। सोक्रेट की थियरी ऑफ नॉलेज से जो है वो थियरी ऑफ आइडिया का क्रिएशन करते हैं कि नॉलेज ही सबसे अच्छी चीज़ है, नॉलेज ही सबसे बड़ा गुण है, नॉलेज से ही आदमी जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। ये सब उन्होंने सोक्रेट से ही लिया है। इसके अलावा सोक्रेट मेथड ऑफ डायलेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि संवाद की जो पद्धति है, संवाद की जो विधि है, एक दूसरे से बात करके हल निकालना या एक दूसरे से बात करके किसी सिद्धांत पे पहुंचना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, ये उन्होंने सोक्रेट से ही सीखा। क्योंकि उनके जो स्कूल हो सकता है जिसमें वो जाते होंगे पढ़ने के लिए, वहाँ इसी तरह से एजुकेशन चलती थी, किताबों से नहीं, बातों से एजुकेशन चलती थी, डायलॉग्स होते थे बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में। इसके अलावा इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ सोक्रेट्स, आपको जैसा पता है कि सोक्रेट्स की ज़िंदगी में क्या हुआ कि सोक्रेट्स को जहर दिया गया और वो मृत्यु हो गई उनकी। तो उसका प्रभाव बहुत पड़ा प्लेटो के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे वहाँ से जो उन्होंने लोकतंत्र को नापसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र नहीं सुकरात की जीवन छीने थे। तो ये कुछ प्रभाव है प्लेटो के ऊपर जो अलग अलग लोगों का पड़ा। इसके अलावा अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्लेटो पर्सपेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी, यानी कि प्लेटो किस पर्सपेक्टिव से जो है विचार करते हैं, कि उनका दृष्टिकोण क्या है और क्या उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या उनका विधि है थियरी बनाने का, या किसी बात को या बुक लिखने का या थियरी लिखने का या विचार करने का। क्या पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव कोई एक नहीं है, मेथोडोलॉजी भी कोई एक नहीं है, क्योंकि प्लेटो इतने बड़े विद्वान थे कि उनको किसी एक पर्सपेक्टिव या मेथोडोलॉजी से काम चलता ही नहीं उनका। बहुत सारे उनके पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे उनके मेथोडोलॉजी है। मैं इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, आपके लिए भी यही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊं तो प्लेटो के जो पर्सपेक्टिव था, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, वो किस तरह से सोचते हैं, वो ये आदर्शवादी थे ना, वो ख्यालों में खोए रहते थे कि ऐसा होना चाहिए। वो ये नहीं कि बात करते कि ऐसा है या ऐसा है, ये बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो ये उस बात पे जोर नहीं देते कि भाई समाज के अंदर इतना विखंडन है, इतना बटा हुआ समाज है। वो कहते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि समाज जुड़ा हुआ होना चाहिए, समाज सामंजस्य पे स्थापित होना चाहिए, समाज में तालमेल होना चाहिए। तो वो आदर्श में है, वो आदर्श काल्पनिक आदर्श में है कि क्या होना चाहिए, ये उनका पर्सपेक्टिव है। दूसरा, प्लेटो यूटोपियन है, मतलब बहुत यूटोपिया ही बात करते हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं जो सच नहीं हो सकता। जैसे कि कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई 50 साल तक पढ़ाई होनी चाहिए। पता है आपको, मैं आपको एजुकेशन वाले में बताऊंगा कि फिलोसोफर किंग के लिए तो आप लगभग मान लीजिए कि 35 साल की एजुकेशन और 15 साल का जो है बिहेवियर एजुकेशन, यानी कि छोटे मोटे पद पे उन्हें रखा जाएगा और उनको सिखाया जाएगा कैसे करते हैं राज। तब जाके कहीं जो है 50 साल बाद जो है उनको राजा बनाया जाएगा। तो ये ऐसी अगर एजुकेशन पॉलिसी है तो बड़ा मुश्किल है, मतलब 50 साल की एजुकेशन कैसे। तो ये यूटोपियन है, जो सच नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल वो करते हैं पर्सपेक्टिव में। प्लेटो के विचार जो है अमूल परिवर्तनवादी हैं। आमूल परिवर्तनवादी का मतलब वो बड़े ही, मतलब आप देखेंगे तो बड़े ही जो है रेडिकल फॉर्म में आपको नजर आएंगे। सब कुछ बदल देना चाहते हैं वो। जो एथेंस में डेमोक्रेसी, उसको डेमोक्रेसी को ख़त्म करके वो जो है फिलोसोफर किंग बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई समाज को 3 वर्गों में बांटो, एक जो है अनाज उगाएगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, एक वर्ग ऐसा होगा, एक वर्ग ऐसा होगा जो राज्य की रक्षा करेगा, यानी कि सैनिक वर्ग होगा, और एक वर्ग होगा ऐसा जो दार्शनिक वर्ग होगा या जो शासन करेगा। तो इस तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल बदलने की बात करते हैं। इसके अलावा प्लेटो को प्रथम नारीवादी भी कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में, या ये जो हम आपको थे फिलोसोफर किंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो फिलोसोफर क्वीन भी कहते हैं। वो कहते हैं कोई भी बन सकता है, महिलाएं भी बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकता है, बशर्ते कि वो दार्शनिक हो, ज्ञानी हो, या उसमें वो क्षमता हो। तो वो महिलाओं की कोई भी छोड़ते नहीं है, महिलाओं को भी साथ लेके चलते हैं, या एजुकेशन में भी वो जो है महिलाओं को बराबर एजुकेशन लेने का बात करते हैं। तो नारीवादी भी आप कह सकते हैं उनको पर्सपेक्टिव में। मेथोडोलॉजी क्या है उनकी? मेथोडोलॉजी सबसे पहले जो है डिडक्टिव मेथड। हालांकि प्लेटो को मैं फिर साफ कर रहा हूँ कि किसी एक मेथड में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नज़र आती है वो मैं आपको बताता हूँ। डिडक्टिव मेथड, अच्छा ये मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपको इंग्लिश के रीडिंग्स हैं
उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं बता रहा हूँ, उसी में ये सब है लिखा हुआ, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो ये एक कलेक्टिव स्टडी है पूरी, तो मैं इसीलिए आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। डिडक्टिव मेथड जिसे आप फिलोसफिकल मेथड भी कह सकते हैं, या इसे निगमनात्मक या निर्गमनात्मक विधि भी कह सकते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आप कह सकते हैं, इसे बड़े से छोटे की ओर। डिडक्टिव मेथड क्या होता है इसमें? इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड की खासियत यह है कि पहले से ही आपने कुछ डिसाइड कर लिया, निष्कर्ष निकाल लिए। जैसे आपने ये कह दिया कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, मान लिया आपने कि ऐसा ही होता है। अब आप पता लगाएंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्या कारण है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों ऐसा हुआ। मतलब पहले कंक्लूजन निकालना और उसके बाद जो है उसकी विशेषताएं, उसके कारण, इन सब चीज़ों का पता लगाना। आमतौर पे आप क्या करते हैं, पहले विशेषताएं खोजते हैं, कारण खोजते हैं, उसकी जो है प्रोज और कॉन्स खोजते हैं, तब जाके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वो होता है आपका अलग, ठीक, वो आपका होगा आगमन विधि, जिसे हम कहते हैं। डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में पहले निश्चित निष्कर्ष होते हैं, अवधारणाओं को पहले से निर्धारित किया जाता है और उसके बाद परिस्थिति, विशेषताएं और कारणों का पता लगाया जाता है। प्लेटो के अध्ययन में निगमनात्मक विधि कहते हैं या डिडक्टिव मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है डेलीगेट्स मेथड, ऐसे डेलीगेट मेथड भी मैं कहता हूँ। इसमें क्या होता है, डेलीगेट मतलब क्या, द्वंद्वात्मक, द्वंद्व होता है, विचारों का टकराव होता है, यानी कि संवाद कह सकते हो आप इसे, कि संवाद होता है। चार लोग बैठे, मान लो कोई कॉलोनी है, चार लोग बैठे, जैसा आप लोग क्या करते हैं, चार दोस्त बैठते हैं, किसी वेब सीरीज पे चर्चा करते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं उसका यार उस वेब सीरीज में ये ठीक नहीं था, उसकी स्टोरी तो ठीक थी लेकिन एक्टर सही नहीं लिए थे, या एक्टर तो ठीक थे उसकी स्टोरी ठीक नहीं थी, या एंडिंग ठीक नहीं थी। तो आप लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कुल मिला के कि हाँ सब कुछ ठीक था लेकिन ये। उसी तरह से इसमें होता है कि द्वंद्वात्मक विधि में आप विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तब जाके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो प्लेटो इसका भी इस्तेमाल करते थे। उसकी जितने भी किताबें आप देखोगे ज़्यादातर उसमें आपको क्या नजर आएंगी कि बात किया है, कई सारे लोग हैं उस किताब में, कई सारे कैरेक्टर हैं, वो आपस में जो है थियोरी के ऊपर चर्चा करते हैं। इस विधि में किसी भी घटना, परिस्थिति, सिद्धांत के बारे में दो या दो से अधिक पक्ष संवाद करते हैं, दो या दो से अधिक लोग बात करते हैं। वो अपने विचार और तर्क एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसमें तुलना करते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस विधि का भी इस्तेमाल प्लेटो करते हैं। ये विधि जो है प्लेटो ने सुकरात से सीखी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सुकरात जो है अपने स्टूडेंट के साथ इसी तरह से बात करते थे और तब वो बताते थे। जैसे उनके किसी स्टूडेंट ने पूछा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एक अच्छा समाज कैसा होगा, तो प्लेटो बताते थे कि सुकरात बताते थे कि एक अच्छा समाज ऐसा होगा। तो मान लीजिए उसमें कुछ कमी निकली, तो किसी एक बच्चे ने बोला कि इसमें तो ये कमी है, तो फिर सुकरात कहते थे कि देखो ये कमी तो है लेकिन ये अच्छाई भी है। तो फिर वो जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे कि हाँ एक अच्छा समाज ऐसा होगा। तो ये डायलॉग में होता है। तीसरा है आपका एनालिटिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इसे लिखते चले जाएं, वीडियो को पॉज कर करके समझिए, पॉज करिए, लिखिए। तीसरा है एनालिटिकल मेथड, या जिसे आप हिंदी में विश्लेषणात्मक विधि भी कह सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल प्लेटो करते थे कई जगह, और उनके थियरीज में तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्लेटो विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है कि किसी एक बड़ी घटना को, किसी एक बड़ी अवधारणा को, किसी एक बड़ी थियरी को, किसी एक बड़ी परिघटनाओं को, मतलब कि किसी भी एक बड़ी चीज़ को क्या करते थे, वो टुकड़ों में बांट देते थे। और टुकड़ों में बांटने के बाद फिर वो उसका जो है अलग अलग से विश्लेषण करते थे, अलग अलग उनका विश्लेषण करते थे, और तब जाके किसी एक परिणाम पे पहुंचते थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्लेटो ने ह्यूमन नेचर की बात की है। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन के अंदर जो सोल होता है, ह्यूमन के अंदर जो आत्मा होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। उसके अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो कहते हैं 3 प्रकार के गुण कौन से हैं? वो कहते हैं कि एक है एपिटाइट, यानी कि देखिए ह्यूमन नेचर को उन्होंने एक बड़े कॉन्सेप्ट को उन्होंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांटा। वो कहते हैं कि एक है एपिटाइट, एक है स्पिरिट और एक है रीजन। एपिटाइट मतलब आप कह सकते हो कि भाई एक तरह से कि उसके अंदर भूख, या आप कह सकते हैं कि तृष्णा का भाव है, एक चाह की भाव है। वो चाहता है, पैसा चाहता है, वो खाना चाहता है, वो ये चाहता है, वो चाहता है, समाज चाहता है, परिवार चाहता है, संपत्ति चाहता है। तो उसमें चाह की भावना होती है एक, ठीक है। एक ह्यूमन नेचर के अंदर वो कहते हैं ये भी होता है। ह्यूमन नेचर के अंदर और भी एक सोल होता है जिसे कहते हैं वो स्पिरिट, कि उसी आत्मा के अंदर, उसी ह्यूमन नेचर के अंदर जो है स्पिरिट की भावना भी हो सकती है, यानी कि शौर्य की भावना भी हो सकती है, जिससे वो लड़ सकता है, जिससे वो युद्ध कर सकता है, जिससे वो जो है रक्षा कर सकता है।
और उसी आदमी के अंदर रीजन भी होता है। रीजन मतलब विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ये भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि उसके बाद क्या पहुंचे, वो 3 में बांट दिया। अब उसके बाद अलग अलग विश्लेषण किया तो फिर वो उन्होंने क्या पाया कि ह्यूमन नेचर के अंदर ये 3 होते हैं लेकिन कम ज्यादा होते हैं। किसी के अंदर एपिटाइट ज्यादा है, किसी के अंदर स्पिरिट ज्यादा है, किसी के अंदर रीजन ज्यादा। तो वो कहते हैं जिसके अंदर एपिटाइट ज्यादा है उसे प्रोड्यूसिंग क्लास बनना चाहिए, यानी कि उसे उत्पादन करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, उसे दुकान खोलनी चाहिए, उसे खेतों में काम करना चाहिए। जिसके अंदर स्पिरिट ज्यादा होता है, जिसकी आत्मा के अंदर स्पिरिट के भाव ज्यादा है, स्पिरिट का गुण ज्यादा है, उसे सोल्जर क्लास में जाना चाहिए, यानी कि युद्ध करना चाहिए, उनको समाज की रक्षा करनी चाहिए और सेना में भर्ती होना चाहिए। वो कहते हैं जिसके अंदर रीजन ज्यादा है उसको रूलिंग क्लास में जाना चाहिए या शासक बनना है। अब ऐसा तो सब लोग बोलेंगे कि मेरे में रूलिंग क्लास की, मेरे में रीजन ज्यादा है, रीजन ज्यादा है, तो वो ऐसे ऐसे थोड़ी कि सबको रूलिंग क्लास में डाल सकते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए होंगे टेस्ट, इसके लिए होगी शिक्षा, इसके लिए होगा एजुकेशन, इसके लिए होंगे एग्जाम्स। जो जिस एग्जाम्स को पास करेगा उस एग्जाम में ही वो जाएगा। मान लो एक किसी ने अगर कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाया तो वो प्रोड्यूसिंग क्लास यानी एपिटाइट में चला जाएगा। सोल्जर का परीक्षा पास किया तो सोल्जर में जाएगा, और अगर रूलिंग क्लास के लिए या फिलोसोफर के लिए पास की परीक्षा तो वो इस तरह। तो आपने देखा किस तरह से वो एक बड़े समाज को जो है वो किस तरह से तैयार कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर की तरफ गए, फिर ह्यूमन नेचर को 3 भाग में बांटा, फिर कहा कि यही 3 भाग में जिनके पास जो शक्ति ज़्यादा है वो काम करने लग जाएं, और ऐसा करके पूरे समाज को एक वर्ग में धकेल दिया। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के पास ये शक्ति नहीं है ना, हर इतनी सोचने की शक्ति और इस तरह से किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का। बहुत बड़े विद्वान थे प्लेटो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो एनालिटिकल मेथड ये होगा। चौथा है आपका टेलोलॉजिकल मेथड। टेलोलॉजिकल मेथड का सच बता रहा हूँ मैं, हिंदी में मुझे इसके लिए कोई सही शब्द इस्तेमाल मुझे नहीं मिला। टेलोलॉजिकल मेथड में आप टेलोलॉजिकल ही सिद्धांत लिख दीजिए, आप टेलोलॉजिकल विधि ही लिख सकते हैं। इसमें भी कहते हैं कि हर वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस मेथड का मतलब ये है कि टेलोलॉजी का मतलब ये होता है कि हर वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपके घर में कंघी है, उसका भी इस्तेमाल आप बालों को सेट करने के लिए करते हैं। आपके घर में चार्जर है, उसका उद्देश्य भी क्या है, एक फ़ोन को चार्ज करना। यही कह रहा हूँ मैं कि हर चीज़, हर वस्तु का उद्देश्य होता है, ये टेलोलॉजिकल मेथड में होता है। तो इस तरह से ही वो जो है इस मेथड का इस्तेमाल करके वो थियरी ऑफ फॉर्म का क्रिएशन कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ का औचित्य है, और इसी औचित्य का कि इसका क्या कारण है, ये चीज़ क्यों है, ये वस्तु क्यों है, इसी चीज़ का हमें पता लगाना है। और जिसने ये पता लगा लिया उसके पास ज्ञान का भंडार हो गया, उसके पास ज्ञान आ गया। तो थियरी ऑफ फॉर्म में वो यही कहते हैं कि थियरी ऑफ फॉर्म में वो कहते हैं कि हर वस्तु जो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये पेन है, इसके पीछे का क्या एसेंस है, इसके पीछे का क्या औचित्य है, ये पता आपको लगाना। तो इसके पीछे का औचित्य क्या है कि इससे लिखा जा सकता है, इससे जो चीज़ लिखी जाएगी उसको सेव किया जा सकता है। तो ये मेथोडोलॉजी भी वो इस्तेमाल करते हैं कि कारण जानने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं टेलोलॉजिकल मेथड से। तो थियरी ऑफ फॉर्म में उन्होंने यही किया है, कारण जानने की कोशिश की है इस दुनिया की, जो शैडो वाली दुनिया जो आप जिसे देख सकते हैं उसका क्या, उसके पीछे का औचित्य है। थियरी ऑफ फॉर्म में दिखाई देता है कि जहां वह ये कहते हैं कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वह फॉर्म की छाया है, स्वरूप की छाया है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। मतलब जैसे मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको अटपटा न लगे। वो कहते हैं कि आप इस पेन को देख सकते हैं ना, इस पेन को आप देख सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं, ये फोटोकॉपी है भाई उस कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपके भी दिमाग में बताया कि आपने जो सोच रखा है कि ये पेन होता है, ठीक है, तो वो रियल चीज है, ये उस रियल चीज की फोटोकॉपी है। ये कहते हैं वो कि इस पेन के पीछे का क्या औचित्य है। पांचवी चीज है एनालॉजी मेथड। एनालॉजी मेथड ये भी आसान है, ये इसमें एनालॉजी कर देते हैं, यानी कि ये तुलना करते हैं, तुलना करके देखते हैं एक दूसरे को किसी चीज़ से तुलना कर देते हैं आपको समझाने के लिए। बहुत इस्तेमाल किया है प्लेटो ने इसका, एनालॉजी का, कि किसी चीज़, किसी बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको जो है तुलना करके, किसी और चीज़ से तुलना करके आपको बता दिया। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं ना, वैसे एग्जाम्पल देने वाले मेथड को एनालॉजी मेथड कह सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके प्लेटो ने जो है सुकरात से सीखा है, और इसमें वह अपने सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए या समझाने के लिए मुख्य अवधारणाओं की तुलना किसी अन्य वस्तु से कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, जैसे मैंने आपको उत्पादक वर्ग के बारे में बताया जिसके अंदर एपिटाइट होता है,
शासक वर्ग के बारे में बताया ना, जिसके अंदर स्पिरिट होता है, और सैनिक वर्ग के बारे में, और शासक वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया जिसके अंदर रीजंस ज़्यादा हो, यानी विवेक ज़्यादा हो। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो उत्पादक वर्ग होता है वो मवेशी है, वो काम करने वाला गाय है, बैल है, भैंस गाड़ी है, जैसे घोड़ा गाड़ी है, वो मवेशी है जो काम करता है, ऐसा जानवर है जो काम करता है। या उसको जो है किसी मेटल में बताया तो उनको बोला कि वो कॉपर है या ब्रॉन्ज है, यानी कि तांबा किस्म का आदमी, तांबा जो लो क्वालिटी चीज होती है। सैनिक वर्ग को उन्होंने थोड़ा अच्छा बता दिया, क्योंकि सैनिक वर्ग अच्छा ही होता है ना भाई, उत्पादक वर्ग से तो अच्छा ही है सैनिक वर्ग, तो उसको हाई क्वालिटी का दिखाने के लिए उन्होंने क्या बताया कि मवेशी से अच्छा कौन होगा, पहरेदार कुत्ता, जो समाज की रक्षा करेगा ना, जो घर की रक्षा करता है, जो फैमिली की रक्षा करता है। और सैनिक वर्ग भी क्या करता है, समाज की रक्षा करता है। और सैनिक वर्ग को उन्होंने क्या बोला, सिल्वर बोले, यानी कॉपर से अच्छा तो सिल्वर होता है। तो उनको दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि देखो ये इनसे अच्छे होते हैं। शासक वर्ग के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, ग्राम पादरी का, जो पूरे गांव को, जो पूरे समाज को क्या करेगा, लीड करता है, बताता है कि भाई ये त्योहार है, ये आने वाला है, अब हमें ये करना चाहिए, हमें ये यज्ञ करना चाहिए, बारिश नहीं हो रहा तो हमें ये करना चाहिए। यानी कि शासक वर्ग समझाता है, लोगों को समझाता है और एक दिशा देता है। और इनको उन्होंने क्या बोला, गोल्ड, यानी कि आप देखिए सबसे ऊपर शासक वर्ग होगा तो उसे गोल्ड का फॉर्म दर्जा दिया, उसके नीचे सैनिक वर्ग तो उसे सिल्वर का, जैसे आपको मेडल मिलते हैं किसी स्पोर्ट्स में उसी तरह। तो ये तुलना कर दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इस चीज़ का इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल उन्होंने बहुत अपनी किताबों में किया है, बहुत अपनी थ्योरी में किया है। जहाँ वो जो है मिथ ऑफ केव की बात करते हैं, आप लोग अपने टीचर से भी पूछिएगा और वो बिल्कुल यही सब चीज़ बताएंगे और आप इनको रिलेट कर पाएंगे अपने लेक्चर्स में। तो ये मेथोडोलॉजी है जो प्लेटो इस्तेमाल करते थे। तो आखिरी की तरफ अगर मैं चलूँ तो हिस्टोरिकल मेथड, हालांकि इसके ऊपर तो पूरी किताब प्लेटो ने लिख रखी है। अगर प्लेटो की आप स्टेटमेंट्स और लॉस की देखेंगे तो वो तो पूरी तरह से जो है हिस्टोरिकल मेथड पे ही है। जब उन्होंने देखा कि रिपब्लिक जैसी चीज़ें, रिपब्लिक में जो मैंने लिखा वो स्थापित नहीं हो सकती, वो चीज़ नहीं बन सकी, वैसा एथेंस नहीं बना, तो उन्होंने उसे शिक्षा ली, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शिक्षा ली और स्टेटमेंट और लॉज में ऐसे राज्य की कल्पना की जो अतीत से विश्लेषण करके, अतीत की घटनाओं से समझकर, सोचकर, सीख लेकर जो है उन्होंने एक नगर राज्य की या अपने एथेंस की समस्याओं को सुलझाने की बात की है। रिपब्लिक में भी इस विधि का प्रयोग हुआ था लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो ये है एनालिटिकल मेथड। मुझे लगता है 40 मिनट का वीडियो हो गया है। इसमें मैंने पूरी तरह से प्लेटो के विचारों का, प्लेटो के थेरीज का, प्लेटो के किस तरह से वो मैथोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, किस विधि का वो प्रयोग करते थे और उनकी क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़े, किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा की। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। अगर मैं इसको 20 मिनट का और बना दूँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अगले 20 मिनट में थियरी ऑफ फॉर्म की चर्चा कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए कि क्योंकि जो पढ़ना चाहेंगे उनके लिए वीडियो लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं हो, कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्लेटो के द्वारा दी गई अलग अलग थियरीज। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लेटो की जो थियरीज हैं अलग अलग, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगली बात, जैसे थियरी ऑफ फॉर्म के बाद थियरी ऑफ आइडिया, थियरी ऑफ आइडिया के बाद में वो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग की जो बात करते हैं, या प्रॉपर्टी या वाइब्स की जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जस्ट समाज बनाने की जो थियरी ऑफ जस्टिस दी, उसके अंदर फिर वो जो है फिलोसोफर किंग की बात कर देते हैं और गार्जियनशिप की बात कर देते हैं। ठीक, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपको भी एक दूसरे से जोड़ कर ही इसको देखना चाहिए। बहुत मुश्किल है समझना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है समझना। बहुत ध्यान से वीडियो देखें और एक एक चीज को लिखते भी जाएं। थियरी ऑफ फॉर्म, जैसे थियरी ऑफ आइडिया भी आप कह सकते हैं। फॉर्म क्या होता है, टर्म पे मत जाएं। इस पे टर्म से मतलब, तो फॉर्म का मतलब तो ये होता है प्रकार, किसी चीज का प्रकार। यहाँ पे फॉर्म का मतलब होता है ऐसा आइडिया, ऐसा विचार, ऐसा स्वरूप जिसे आप जो है समझने के लिए, जिसे जानने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी। यानी कि ये पेन को देखने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के एसेंस को, इसके पीछे के कारण को, उद्देश्य को, औचित्य को, इसके पीछे के स्वरूप को समझने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी। ये है आइडिया या ये है फॉर्म, ये आम फॉर्म नहीं है। प्लेटो के दर्शन के केंद्र में
आपको स्वरूप का सिद्धांत, हिंदी में इसके लिए स्वरूप का सिद्धांत इस्तेमाल होता है। मैंने बैक ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें इसके लिए फॉर्म के लिए स्वरूप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि सही शब्द नहीं है, हम सीधा से फॉर्म का सिद्धांत भी इसे लिख सकते हैं, फॉर्म का सिद्धांत ही हमें कहना चाहिए। ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है, स्वरूप इसका कोई मायने नहीं है। फिर भी बैक ईयर के क्वेश्चन में या पिछले साल के क्वेश्चन में जो है स्वरूप का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने यहाँ पे स्वरूप का इस्तेमाल किया है, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ मैंने फॉर्म का इस्तेमाल भी किया है। प्लेटो के दर्शन के केंद्र में जो है आपके उनका जो फिलॉसफी है उसके सेंटर में आपको ये थियरी ऑफ फॉर्म नजर आएगा। इसमें क्या बताते हैं, देखिए मैंने इसको इस लाइन में, इस पूरी थियरी को मैंने बस इस 1.5 लाइन में ही बताने की कोशिश की है और आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इस सिद्धांत में प्लेटो ने बताया है कि वह दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसी दुनिया उस असल दुनिया, वो दुनिया असल में जो है रियल में ज्ञान की दुनिया जो है, जो एक नॉलेज की दुनिया, जो मैं आपको अभी समझा रहा था ना, पिछले बार कई बार मैंने आपको पेन के एग्जांपल में दिया है कि जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो आपके मन के अंदर पेन का कॉन्सेप्ट है, जो एक रियल ज्ञान है आपके मन के अंदर, उस ज्ञान का ये जो दुनिया है, जो ऐसा आप देखते हैं छूते हैं, वो सब तो उसका ही शैडो है। यानी कि ये किताब जो है, ये कॉपी भी जो है जिसे आप देख सकते हो, ये कॉपी असल में शैडो है, फोटो कॉपी है, प्रतिछाया है किसकी? रियल ज्ञान की, ज्ञान की दुनिया की ये फोटो कॉपी है। अब ये ज्ञान की दुनिया, ये हालांकि ये तो प्लेटो ने कहा है, कई चीज़ों पे हम लोग इस पे एग्री नहीं करते हैं, कई चीज़ों पे हम लोग नहीं मानते हैं इस पे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। अब क्यों कहा है वो आप समझिए, कि मैं आपको पेन का एग्जाम्पल दे के आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप स्टेट के बारे में ऐसा सोचोगे, जब आप गवर्नमेंट के बारे में ऐसा सोचोगे, तो आपको कुछ और नज़र आएगा। वो सब एमए वगैरह का पार्ट है, यहाँ पार्ट नहीं है उसका, ठीक है। तो यानी कि वो ये कहते हैं कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, जो दुनिया हम छू रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो रियल नहीं है। रियल दुनिया क्या है? ये तो शैडो है, ये दुनिया तो शैडो है। रियल दुनिया कौन सी है? जो हमारे ज्ञान के अंदर है, जो हमारे, जिसे हम ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है रियल दुनिया। अच्छा, थियरी ऑफ फॉर्म जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि किस किस से अलग अलग लोगों से इन्होंने जो है प्रभावित हुए हैं, तो थियरी ऑफ फॉर्म की जो प्रतिपादन है, या जो थियरी ऑफ फॉर्म का क्रिएशन है, प्लेटो ने वो किससे प्रभावित होकर किया है? सॉक्रेट से किया है। सॉक्रेट ने थियरी ऑफ नॉलेज दी थी, थियरी ऑफ नॉलेज की मदद से ही जो है प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म बनाया। थियरी ऑफ नॉलेज क्या कहती है? थियरी ऑफ नॉलेज कहती है सुकरात की कि नॉलेज जो है वो आपकी मदद करता है एक अच्छा जीवन जीने में। यानी कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, गुड लाइफ जीनी है, एक शुभ जीवन जीना है, तो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। नॉलेज से ही आपको पता लगेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है ना। तो अच्छा, यहाँ पे कोटेशन भी है सॉक्रेट का कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अ नॉट वर्थ लाइफ। यानी कि जिस आदमी ने अपने जीवन में परीक्षा नहीं दी, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, उसका जीवन कुछ भी नहीं है। दूसरी बात क्या है इस थियरी की, थियरी ऑफ नॉलेज की? थियरी ऑफ नॉलेज के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जहां से थियरी ऑफ फॉर्म बना है, कि ज्ञान की आवश्यकता एक अच्छा और गुणी जीवन जीने के लिए होता है, ये बात तो क्लियर है। ज्ञान ही है जो एक मानव आत्मा के अंदर निहित होता है। यानी कि ज्ञान जो है वो मानव ह्यूमन सोल के अंदर होता है, और वही सोल, वही आत्मा उसे बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो आप समझते हैं इससे ना, आपकी आत्मा भी कहती है ना ऐसा, कि कई लोग कहते हैं ना कि दिल की सुनो, तो दिल के अंदर जो है, उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, जो हमें इनहेंस करनी पड़ती है, वो हमारी आत्मा में होती है, जो हमें बताएगी क्या सही है, क्या गलत। अब इसीलिए जो है प्लेटो ने इसी से प्रभावित हो गया कि ये ज्ञान जरूरी है, यानी कि ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान को चेस करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपको थियरी ऑफ फॉर्म का पता होना चाहिए, या फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे होता है वो आपको बताएंगे। प्लेटो का मानना है कि ज्ञान निश्चित है और अचूक है, और वो अपरिवर्तनीय है। यानी कि वो कहते हैं कि ज्ञान जो है, जो रियल नॉलेज है, वो निश्चित है, वो हमेशा रहती है, वो अचूक है, वो कभी भी उसको हराया नहीं जा सकता, वो अचूक है, वो हमेशा काम आएगी, और वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलेगी नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कि आपके मन के अंदर, मान लीजिए कि ये स्मार्टफोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे का अगर आप एसेंस जाने, तो आप बोलेंगे कि यार ये फ़ोन है, तो फ़ोन तो ये है, ठीक है, फ़ोन ये है, चाहे ओप्पो का है, चाहे सैमसंग का है, किसी का भी है, वीवो का हो, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है फ़ोन, कैसे आपने पहचाना कि ये एक फ़ोन है? तो आपको बोलेंगे कि भाई इसके अंदर स्क्रीन होती है, इसके अंदर हम वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर
चिप होती है, इसके अंदर रैम होता है, इसके अंदर हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, इसके अंदर सिम लगती है, बात कर सकते हैं, दूर कॉल कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को आप फ़ोन कहोगे जिसके अंदर ये फीचर हो। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया ना कि ये होना चाहिए, वो है रियल नॉलेज। और वो और ये जो फ़ोन है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस रियल नॉलेज की फोटोकॉपी है। वो है ज्ञान जो आपके मन के, जो आपके दिमाग के अंदर है। वो कहते हैं कि वो जरूरी है और वो कभी नहीं बदलेगा। वो कहना आप ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को आप ओप्पो का खरीद सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं, ये फ़ोन आपका बदलता रहेगा, लेकिन जो मन के अंदर फ़ोन का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो दिमाग के अंदर फ़ोन का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि वो है रियल नॉलेज, वो निश्चित है, अचूक है और अपरिवर्तनीय है। प्लेटो के अनुसार आदर्श की पहचान जो है भौतिक दुनिया से विपरीत है, जो दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि आदर्श दुनिया है, वो एक आदर्श दुनिया है, एक आइडियल सिचुएशन है, जो आपके दिमाग, जो रियल ज्ञान है, वो एक आदर्श की दुनिया, और ज्ञानवान लोग ही उसको पता लगा सकते हैं। जो भौतिक दुनिया यानी कि जो असली दुनिया है, जो आप देख रहे हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो आपको दिख रहा है पूरी दुनिया में, जो आपको जो जो चीज नजर आती है, वो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो आदर्श वाली जो दुनिया है, वो दिखाई नहीं देती। ये आपको दिखाई दे रही है, वो दुनिया आपको दिखाई नहीं देगी। वो उसको दिखाई देगी जिसके पास नॉलेज है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें, अन्य शब्दों में कैसे कहेंगे इसे, तो अन्य शब्दों में अगर हम इसे कहें, तो आसान भाषा में अगर कहें, तो ज्ञान, विचार या स्वरूप, जिसे आप फॉर्म कहते हैं, हमें ये समझ देते हैं, ये हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, ये हमें ऐसे समझ देते हैं कि क्या आदर्श है, क्या आइडियल चीज है, जो क्या हमें असल दुनिया में दिखाई देता है। यानी कि ये हमें ऐसा ज्ञान देंगे कि जिससे हमें ये समझ पता चले कि क्या आदर्श है, जो कि हमें एक असल दुनिया, यहाँ मैंने थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इससे हमें ये पता चलता है कि क्या आदर्श है, क्या आइडियल चीज़ है, और क्या जो है हमें असल दुनिया में दिखाई देता है। यानी कि दोनों में अंतर है। दो असल दुनिया में जो दृश्य दुनिया है, असल दुनिया का मतलब यहाँ पे है दृश्य दुनिया से जो दिखती है दुनिया, और एक है अदृश्य दुनिया, वो आदर्शात्मक दुनिया है। और प्लेटो उसी दुनिया की तरफ जाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, कि जो आपके दिमाग के अंदर, आप दिमाग के अंदर बड़ा अच्छा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, समाज में न्याय होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो आइडियल है। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जहाँ जस्ट हो, जहाँ जस्टिस हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन असल दुनिया यानी दृश्य दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता और आदर्श में अंतर होता है। वास्तविकता यानी कि जो आपको दिख रहा है, इसमें अंतर है, और आदर्श, जो आपने आदर्शात्मक विचार सोचा है, वह है, उसमें अंतर होता है। स्वरूप और दिखावट में अंतर होता है। स्वरूप क्या है? फॉर्म। दिखावट क्या है? अपीयरेंस, जो आपको दिख रहा है सामने, वो दिखावट है। स्वरूप क्या है? जो आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो स्वरूप, वो जो एक फॉर्म है आपके मन के अंदर, जो एसेंस है, वो स्वरूप है, उसमें अंतर है। ज्ञान और मान्यता में अंतर है। ज्ञान क्या है? नॉलेज हमेशा इम्बिटेबल होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई जो है मतलब हरा नहीं सकता, वो कभी चेंज नहीं होगा। मान्यता क्या है? ओपिनियन अलग अलग होते हैं, हर लोग के ओपिनियन अलग, तो आपका ओपिनियन नॉलेज नहीं हो सकता। नॉलेज, ओपिनियन सबके पास हो सकता है, नॉलेज सबके पास नहीं होगा। और इसमें भी अंतर है। और क्या होना चाहिए और क्या है, तो प्लेटो कहते हैं कि क्या होना चाहिए, जो फॉर्म है वो है क्या होना चाहिए, और क्या है यानी कि असल दुनिया में क्या है, वो क्या है विजुअल वर्ल्ड में, और क्या होना चाहिए ये क्या है आइडियल वर्ल्ड। तो यहीं से निकल कर आता है प्लेटो का आइडिया ऑफ गुड। वो कहते हैं कि फॉर्म का इस्तेमाल फिर क्या करें, जब फॉर्म दिखता नहीं है, जो फॉर्म जो है नॉलेज में नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज लोगों को दिखता है, तो फिर करना क्या है फॉर्म का। तो कहते हैं आइडिया ऑफ फॉर्म से आप आइडिया ऑफ गुड की तरफ जाओगे। जब आपको आइडिया ऑफ फॉर्म का पता चलेगा तो आइडिया ऑफ गुड आपको समझ आएगा। तो कहते हैं आइडिया ऑफ गुड क्या है, तो कहते हैं आइडिया ऑफ गुड ये है, गुड वो चीज़ है, अच्छा वो चीज़ है, अच्छाई वो चीज़ है, शुभ वो चीज़ है जो फॉर्म्स में भी सबसे अच्छी हो। यानी फॉर्म्स की जो सुपरलेटिव चीज़ है, फॉर्म यानी कि जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी जो सुपरलेटिव चीज है, जो सबसे अच्छी वस्तु है, वो है आइडिया ऑफ गुड। जो सबसे अच्छा चीज है वो है आइडिया ऑफ गुड। यानी कि अच्छाई को प्राप्त करने के लिए, शुभ को प्राप्त करने के लिए फॉर्म्स की आवश्यकता होगी। फॉर्म्स मतलब यहाँ पे नॉलेज, आप समझिए कि नॉलेज की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको गुड पाना है, गुड पाने का मतलब ये वाला गुड नहीं जो आपके होमवर्क में मिल जाता है। गुड का मतलब है शुभ, गुड लाइफ,
शुभ जीवन, एक गुणी जीवन, गुणवान जीवन, जिसमें अच्छा हो, आपके साथ जस्टिस हो, समानता हो, न्याय हो, ये हो, वो है गुण, वो है गुड। तो उस गुड को पाने के लिए आपको फॉर्म की जरूरत होगी, यानी कि नॉलेज की जरूरत होगी। तो शुभ और अच्छा का विचार एक ऐसा उद्देश्य है, ये विचार, एक आइडिया ऑफ गुड ऐसा विचार है, ऐसा उद्देश्य है, या एक ऐसा अंत है जिसे पाने के लिए बाकी सभी वस्तुएं इस दुनिया में है, यानी कि बाकी सारी वस्तुओं को इस्तेमाल करके, बाकी सारी वस्तुओं दुनिया में इसीलिए है कि आप आइडिया ऑफ गुड की तरफ या अच्छाई की तरफ या गुण अच्छे जीवन की तरफ जा सके। यानी अच्छा जीवन जीने के लिए आप बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, और इस शुभ के कारण ही वस्तुओं का अस्तित्व है। यानी कि अगर ये आइडिया ऑफ गुड ना हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आइडिया ऑफ गुड को पाने के लिए ही बाकी सारी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। अगर आइडिया ऑफ गुड ही नहीं हुआ तो बाकी वस्तुएं किस काम की, समझ रहे हैं? तो आइडिया ऑफ गुड है, अच्छा जीवन है, गुड लाइफ है, इसलिए जो है बाकी सारी वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे वो एनालॉजी दी है प्लेटो ने, यानी कि एग्जाम्पल देते हैं वो हर चीज को समझाने के लिए। कैसे कहते हैं वो? कहते हैं कि मान लीजिए सूरज जो है वो गुड का प्रतीक है, सूरज जो है वो आइडिया ऑफ गुड है। मान लो सूरज क्या करता है, सूरज है तभी आपको बाकी चीजें दिखाई देती है। सूरज के प्रकाश में आइडिया ऑफ गुड, यानी कि आइडिया ऑफ गुड की वजह से गुड भी दिखाई देता है, अच्छा जीवन भी दिखाई देता है। यानी कि सूरज की चमक में आपको सूरज दिखाई देता है। अगर अंधकार के अंदर सूरज हो और सूरज में चमक ना हो तो अंधकार में तो सूरज भी ढक जाएगा ना भाई, सूरज भी दिखाई नहीं देगा। तो सूरज की चमक से ही आपको सूरज भी दिखाई देता है, और सूरज की चमक, सूरज की रोशनी से आपको बाकी दुनिया भी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि गुड जो है वो सूरज है, जिसकी वजह से बाकी दुनिया भी दिखाई देती है, बाकी वस्तु भी दिखाई देती है। जैसे सूरज एक शुभ का प्रतीक है, जिससे कि रोशनी में ना सिर्फ सूरज दिखाई देता है बल्कि अन्य सभी वस्तु भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा हुआ, कितना कॉम्प्लिकेटेड रूप से जुड़ा हुआ है दोनों थियरी। वो कहते हैं कि आइडिया ऑफ फॉर्म है, यानी कि नॉलेज है, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज जिसके पास है वो कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, एक ऐसी दुनिया को देख सकता है, एक आदर्श दुनिया को देख सकता है जो रियल दुनिया में नहीं नजर आती। जिसके पास वो आइडिया ऑफ फॉर्म आ गया वो आइडिया ऑफ लाइफ की तरफ जाएगा, आइडिया ऑफ लाइफ, आइडिया ऑफ गुड को पाएगा। आइडिया ऑफ गुड क्या है? नॉलेज की मदद से, नॉलेज की मदद से, फॉर्म्स की मदद से एक अच्छा जीवन जीना। वो जी सकता है जिसके पास आइडिया ऑफ फॉर्म हो, जिसके पास नॉलेज हो, और उसी का ये दायित्व है। अब वो देखो क्या करता है कि मान लो समाज के अंदर एक आदमी के पास आइडिया ऑफ फॉर्म हो गया, या उसको समझ आ गई, या नॉलेज हो गया, और उसने आइडिया ऑफ गुड को पाना है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा आइडिया ऑफ गुड, या अच्छा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, नहीं। प्लेटो कहते हैं वो सबके लिए काम करेगा। कैसे करेगा काम? कहते हैं कि यहाँ पे वो अभी मिथ ऑफ केव देंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं इसलिए जो भी शुभ है वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है, यानी कि जो भी शुभ है, जो भी गुड है, वो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक रूप से ट्रुथ है, सुंदर है, सही है, प्रकाश है, यानी कि लाइट है, और तो और विवेक का भी स्रोत वही है, यानी कि नॉलेज का भी स्रोत वही है। वहीं से जो है लोगों के पास नॉलेज आएगी। आइडिया ऑफ गुड की वजह से ही जो है लोग नॉलेज को पाएंगे। जब तक नॉलेज जैसी उनके पास आएगा वो आइडिया ऑफ गुड की तरफ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि और इस शुभ को प्राप्त करने के लिए मानव का उद्देश्य है, इस शुभ को प्राप्त करना ही मानव का उद्देश्य है, और समाज का यह कार्य है कि वह व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। यानी कि वो सोसाइटी को, समाज को ये कहते हैं कि आप हर व्यक्ति की मदद करेंगे एक अच्छा जीवन जीने में, यानी कि उसको नॉलेज प्रोवाइड कराओगे, उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे, उसे शिक्षा दोगे, जिससे वो फॉर्म को जान सके, जिससे वो नॉलेज को जान सके, और नॉलेज को जानने के बाद वो लाइफ, गुड लाइफ जी सके। यह तभी संभव है जो व्यक्ति समाज के साझे शुभ को प्राप्त करने के लिए काम करे। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति समाज के एक कॉमन गुड को प्राप्त करने के लिए, कॉमन लाइफ शुभ को प्राप्त करने के लिए काम करेगा, यानी कि सारे लोग मिलकर सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो सोसाइटी मदद करेगी एक व्यक्ति की, और सारे व्यक्ति मिलकर सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे, या सोसाइटी को एक गुड लाइफ जीने में मदद करेंगे। ये बात कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि अच्छा कैसे होगा ये सब, कैसे जो है आइडिया ऑफ फॉर्म से आइडिया ऑफ गुड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे वो एक और एनालॉजी देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं मिथ ऑफ केव का। मिथ ऑफ केव में क्या कहते हैं? मिथ ऑफ केव में वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पे एक गुफा है, वो एग्जाम्पल देते हैं, ये असल नहीं है, सच नहीं है,
समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि एक केव है। केव क्या है? अंधकार का प्रतीक है ना, कि केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर अंधकार होता है। वो कहते हैं कि अंधकार के अंदर आपको, केव के अंदर जितनी रोशनी आ रही है, जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको झूठी चीज़ें बताई जा रही हैं, वही आपको नज़र आ रही है। अगर उसमें घोड़ा दिख रहा है तो आपको घोड़ा दिख रहा है। आपको अच्छा, आप इंटरनेट पे जाके मिथ ऑफ केव की फ़ोटो देख सकते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। मैं यहाँ नहीं दिखा रहा आपको, मैं बस समझा देता हूँ। आपको जो है नज़र आ रहा है, जो वही चीज़ नज़र आएगा जो चीज़ आपको बताई गई है। सब पूरी दुनिया नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप गुफा के अंदर बंद है, अंधकार में है। गुफा तो छोटी सी होती है, तो उतनी ही चीज़ आपको दिखाई दे रही है जितनी आपको दिखाई जा रही है। होगा क्या? जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी कार्रवाई करेगा, जो आदमी परीक्षा लेगा, जो आदमी सीखना चाहेगा, वो क्या करेगा? उस गुफा से बाहर आने की कोशिश करेगा, उस अंधकार से। अंधकार का मतलब यहाँ है जो इलिटरेट हो, जिसके पास नॉलेज ना हो, वो अंधकार। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा ही होगा। लोग जो है, क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, मेरे ख्याल से बैटरी ख़त्म हो जाएगी जल्दी, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि मिथ ऑफ केव में क्या है कि जहाँ मैं था कि कोई एक आदमी जो है मेहनत करेगा और बाहर आएगा उस अंधकार से, और जब वो बाहर आएगा तो वो देखेगा सूरज को। सूरज में उसको रोशनी नज़र आएगी, उसकी आंखें चमक जाएंगी और बाकी दुनिया को वो देख सकता है, और वो है रियल दुनिया। मिथ ऑफ केव तो छोटी सी दुनिया है, केव तो छोटी सी दुनिया है। बाहर जो आएगा वो रोशनी जो उसे दिखेगी वो है असली दुनिया। और इसी दुनिया को जब वो देखेगा, जब उसके पास नॉलेज आएगी, तो वो वापस गुफा में आएगा, वापस जो है सब लोगों को जो है उस रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। और जब वो रोशनी की तरफ लेकर जाएगा, सूरज की रोशनी की तरफ, और उसे जो पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जो मतलब एग्जाम्पल दिया है कि सब कुछ दिखाई तो देगा, वो है रियल वर्ल्ड। और उसी से जो है एक आदमी अच्छा जीवन जिएगा, क्योंकि गुफा के अंदर तो आदमी अच्छा जीवन जी नहीं सकता, अंधकार में तो अच्छा जीवन जी ही नहीं सकता। तो मिथ ऑफ केव यही है जो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो लायक है फिलोसोफर किंग बनने का, या जस्टिस को वही स्थापित करेगा। अब क्यों, कैसे हुआ जस्टिस? कि भाई वो सिर्फ अकेला नहीं गया, वो जो ज्ञानी आदमी है वो सिर्फ अकेला बाहर जाके ऐश नहीं कर रहा, वो बाकी लोगों को भी लेने आया है, बाकी लोगों को भी लेकर जाएगा। वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए कि वो बाकी लोगों को भी नॉलेज प्रोवाइड करे, बाकी लोगों को भी नॉलेज शेयर करे और गुड लाइफ जीने में मदद करे। मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं से समझा तो मैंने दिया ही है आपको इसको, और इसे आप पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं पढ़ने की कोशिश कर देता हूँ, हालांकि बैटरी बहुत कम बची है। चलिए मैं बता, जैसे प्लेटो कहते हैं कि गुड को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, यानी अच्छे शुभ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, फॉर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वह इसे समझाने के लिए मिथ ऑफ केव की बात करते हैं, मिथ ऑफ केव का एग्जाम्पल देते हैं। वह कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधकार यानी कि केव में होता है तो वह मान्यताओं से घिरा होता है, उसको बस जो बताया जाता है शुरू से वही उसकी मान्यता बन जाती है, वही वो समझता है कि यही ट्रुथ है, हालांकि वो ट्रुथ होता नहीं है। और केवल वही देख पाता है जो उसके सामने है, जो केव के अंदर उसको नजर आ रहा है, जबकि यह हो सकता है कि वह सत्य ना हो, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसे में जो व्यक्ति कार्रवाई करता है, एक्शन करता है, मेहनत करता है और बाहर आने की कोशिश करता है, करके अंधकार से बाहर आता है, वह दुनिया का सत्य और शुभ देखता है। उसे सूरज नजर आता है और सूरज की रोशनी में उसे बाकी का संसार भी नजर आता है, जो कि सत्य है, जो सत्य नजर आता है उसे बाहर आने पे। कार्रवाई का अर्थ है कि ज्ञान, कार्रवाई का अर्थ यहाँ पे क्या है? ज्ञान और स्वरूप को जानने का प्रयास करना, ज्ञान को पाने का प्रयास करना। जिसने ज्ञान को पाने का प्रयास किया वो गुफा से बाहर आया और रोशनी की तरफ आया। जो व्यक्ति इस गुफा से बाहर आता है वह ज्ञानी हो जाता है, फिलोसोफर हो जाता है, दार्शनिक बन जाता है, तथा वह अन्य लोगों को भी अंधकार से निकालता है। और वही बताया उसने कि यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जो ज्ञानी है वो फिलोसोफर किंग बनेगा। वह इस प्रकार समाज के शुभ को प्राप्त करता है, जिनके सब लोग को गुड की तरफ लेकर जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि समाज में न्याय स्थापित होगा।
इस प्रकार समाज को सुख प्राप्त कराता है और यही से प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस और फिलोसोफर किंग का सिद्धांत भी तैयार होता है, जिसे हम अगली 2 या 3 वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये थियरी ऑफ फॉर्म है। आप इस वीडियो को दो बार कम से कम आपको देखना चाहिए, 2-3 बार आपको देखना चाहिए थियरी ऑफ फॉर्म को, और इसे लिखना चाहिए, और आपका जो आंसर है ये भी तैयार हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने हिंदी मीडियम के और भी बहुत सारे छात्रों को तक। बाकी धन्यवाद।